हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम फिजिक्स का जो स्टार्ट किए थे उसमें से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 22वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय याम्योत्तर और चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। अब क्या करना है, तीनों को परिभाषित करना है। पहले चुंबकीय प्रेरण, दूसरा चुंबकीय याम्योत्तर और तीसरा जो मेरा है चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चुंबकीय प्रेरण। चलिए इसको लिखते हैं। चलिए इसमें पहले चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं हम आंसर। तो पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो चुंबकीय पदार्थ में बिना चुंबक से स्पर्श किए हुए चुंबक उत्पन्न करने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ में बिना चुंबक में स्पर्श किए हुए चुंबक उत्पन्न करने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो चलिए इसको लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ में देखिए, चुंबकीय पदार्थ में बिना चुंबक में स्पर्श स्पर्श किए हुए स्पर्श किए हुए चुंबक उत्पन्न करने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए देखिए, इतना मेरा क्वेश्चन कि चुंबकीय पदार्थ में बिना चुंबक में स्पर्श किए हुए चुंबक उत्पन्न करने की घटना को क्या कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया। अब चलिए मेरा दूसरा है कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। तो चलिए इसका मैं दूसरा बना लीजिएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। अब लिखते हैं इसका उत्तर। चलिए, तो चुंबकीय याम्योत्तर होता है कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। एक होता है धन ध्रुव, एक होता है ऋण ध्रुव। ये दोनों को जो मिलाने वाली जो सीधी रेखा होता है उसी को बोला जाता है चुंबकीय याम्योत्तर। तो लिखिए कि धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव को धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर लिखेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को बोलता है चुंबकीय याम्योत्तर बोला जाता है। ठीक है, अब मेरे एक बच गया चुंबकीय आघूर्ण। अब इससे आगे लिखिए।
हो गया। अब इससे आगे लिखिए चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। अब इसका परिभाषा लिखिए कि चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। तो चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा उसके लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। और एम बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल एम गुने टू आई होता है। चलिए इसलिए कि चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा उसके लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। तो चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा उसके लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, हो गया। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कैपिटल एम बराबर होता है एम गुने टू आई होता है। ठीक, वेक्टर में होता है, वेक्टर के रूप में, तो इसको वेक्टर के रूप में लिख लीजिए। ये होता है इसका फॉर्मूला। हो गया। अब इससे आगे चलिए। अब मेरे से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर ये है कि नर्म लोहा और स्टील में क्या अंतर है। जो नर्म लोहा होता है, नर्म लोहा एवं स्टील में क्या अंतर है। ठीक है, नर्म लोहा और स्टील में क्या अंतर है, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें नर्म लोहा का जो अणु होता है वो मजबूत बंधन से नहीं बंधा होता है, परंतु स्टील का जो अणु होता है वो मजबूत बंधन से बंधा हुआ था। यही एक अंतर होता है कि नर्म जो लोहा होता है उसका जो अणु होता है वो मजबूत बंधन से नहीं बंधा होता है, जबकि स्टील का जो अणु होता है वो मजबूत बंधन से बंधा हुआ होता है। तो लिखिए, उत्तर लिखिए। इसको तो लिखिए कि नर्म लोहा का अणु, नर्म लोहा का अणु मजबूत बंधन से नहीं बंधा होता है, जबकि जबकि स्टील का जो अणु मजबूत बंधन से बंधा होता है, ठीक है। देख लीजिए कि नर्म लोहा का जो अणु होता है वो वह मजबूत बंधन से नहीं बंधा होता है, जबकि स्टील का जो अणु होता है वह मजबूत बंधन से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है कि दिक्पात, जो दिक्पात कोण होता है और नति कोण होता है वो क्या है। दिक्पात कोण क्या है और नति कोण क्या है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं दिक्पात कोण पे। चलिए अब हम इससे आगे शुरुआत करते हैं 24 नंबर का। ये सब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन मेरा है कि दिक्पात कोण क्या है, नति कोण क्या है, नति कोण क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा पहला दिक्पात कोण और दूसरा नति कोण। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिक्पात कोण। लिखिएगा दिक्पात कोण किसे कहते हैं? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? चलिए इसका लिखिए उत्तर। चलिए तो पहले समझ लीजिए कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को न्यूनतम जो कोण होता है उसी को बोला जाता है दिक्पात कोण। किसी स्थान पे लिखिए, किसी स्थान पे या किसी स्थान देखिए किसी स्थान पे किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच लिखिए न्यून कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। ठीक है, अब इसको लिखिए किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यूनतम कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चलिए हो गया। और नति कोण या नमन कोण दोनों एक ही है। तो नति कोण कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर तथा क्षैतिज के साथ बना कोण को नमन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे आगे लिख लेते हैं। नति कोण या नमन कोण दोनों सेम ही है। देखिए नति या नमन कोण, ब्लर के 1 मिनट